Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Baba Murtaza, your physical education teacher, and today our topic of discussion is sports medicine and rehabilitation. Well, first of all, we must know what sports medicine is. पहले हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या चीज है, हम किस चीज को स्पोर्ट्स मेडिसिन का नाम देते हैं. वेल तो बिफोर गोइंग टू दिस डेफिनेशन, लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट स्पोर्ट्स मेडिसिन इज. स्पोर्ट्स मेडिसिन एक सब्जेक्ट है जो डील करता है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज से, उनके प्रिवेंशन से, क्योर से, केयर से और ट्रीटमेंट से. जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन और ड्यूरिंग कंपटीशन इन द फील्ड और ऑफ द फील्ड. वेल, तो अब हम कोशिश करेंगे डेफिनेशन के जरिए से इस चीज को समझने की. इसमें हम बहुत सारे चीजों को सीखने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक के एंड पे हम ये सारे चीजें समझ गए होंगे. वेल, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की. तो which deals with the cure, जो किससे डील करती है? क्यूर से, इलाज से, केयर परवाह से, एहतियात से, प्रिवेंशन कंट्रोल से, हाउ वी कैन प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. अब अगर रोनमा हुई स्पोर्ट्स इंजरीज तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, इलाज हम कैसे करें. आप स्पोर्ट्स इंजरीज आकरिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस, जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान इंजरी लग जाती है, या और पार्टिसिपेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को फील्ड में या फील्ड से बाहर कोई भी इंजरी हो तो उसे स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो डील करती है. उसके क्यूर से, केयर से, प्रिवेंशन से और यहां तक कि ट्रीटमेंट से भी स्पोर्ट्स मेडिसिन डील करती है. और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन रिहैबिलिटेशन से भी लिंक करती है कि कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को आफ्टर इंजरी नॉर्मलाइज किया जाए, ब्रिंगिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. उसको वापस फिर उसी पोजीशन में कैसे लाया जाए, दैट इज नोन एज रिहैबिलिटेशन. तो वेल, ये डेफिनेशन जो है ये मैंने आई हैव कोटेड दिस डेफिनेशन in order to make you better understand what sports medicine is. ना बाबा मुर्तजा. तो again I am going to repeat this for you. Sports medicine is the branch of medical science which deals with the cure, care, prevention and treatment of sports injuries occurring during practice or participation to sports person in the field or off the field. Well, moving ahead. Now, the next thing which we are going to learn is concept and definition of sports medicine. क्या concept है इसका? जैसा कि मैंने आपको इस prior definition में समझाने की कोशिश की है, तो अब हम सीखेंगे मजीद इसके बारे में. कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. कंसेप्ट क्या है इसका और इसके डेफिनेशंस जो अदर
स्पोर्ट्स मेडिसिन रिलेटेड एक्सपर्ट्स ने दी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। अगेन, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। जो किससे डील करती है? इलाज से। जो स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं, इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंजरीज रोनमा होते हैं, उनसे जो डील करता है उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। और मजीद क्या काम है इसका? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये हमें मदद करती है किसमें? प्रिवेंशन में, एहतियात में, डायग्नोजिंग, और इसी से हम डायग्नोज कर पाते हैं कि किस किस्म की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, फ्रैक्चर है या जॉइंट इंजरी है। एंड ट्रीटिंग द स्पोर्ट्स इंजरीज, और उसके बाद में डायग्नोज करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इट लेज स्ट्रेस ऑन improving sports performance of sports persons। इतना ही नहीं बल्कि ये also it lays stress on improving sports performance। ये इस चीज पे भी emphasize करता है, स्ट्रेस देता है कि कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जाए, एनरिच किया जाए, बढ़ाया जाए, उसको पीक परफॉर्मेंस तक लाया जाए। आप स्पोर्ट्स पर्सन, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे पीक परफॉर्मेंस तक लाया जाए, उसको कैसे चोटी तक लाया जाए, जो उसमें एबिलिटी हो और कैपेबिलिटी हो, उसको कैसे उसमें बढ़ाया जाए, उस सलाहियत को कैसे बाहर लाया जाए। Now the next thing which we are going to learn is aim of sports medicine। क्या मकसद है स्पोर्ट्स मेडिसिन का? To provide information to sports person about sports injuries। The first and foremost aim of sports medicine is to acquaint sports person about sports injuries। स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको उस चीज से नवाजा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट कॉजेज ऑफ इंजरीज ड्यू टू इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, फॉल्टी टेक्निक्स, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, environmental factors and improper fitness। This is the most important thing to know for the sports person। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि किन वजूहात के बिना पे ये स्पोर्ट्स इंजरीज ज्यादा वाक़ा हो जाते हैं, क्यों इनके ग्राफ बढ़ जाते हैं। तो these are the points which we are going to discuss to provide knowledge about causes of injuries due to improper conditioning। The first and foremost point is कि कैसे ये वजूहात रोनमा होते हैं, वो इसलिए कि इसका जो पहला सबब है वो है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। इम्प्रॉपर कंडीशनिंग मीन्स जब हम खेल कूद से पहले या किसी भी गेम में टेक पार्ट करने से पहले अपने बॉडी को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं उस एक्टिविटी में विदाउट प्रियर कंडीशनिंग और वी कैन से विदाउट प्रियर वार्मिंग अप। जब भी हम अपनी बॉडी को किसी भी कंपटीशन में या किसी भी पार्टिसिपेशन में डालते हैं तो प्रियर टू दैट हमने अपने बॉडी को क्या करना होता है, वार्म अप करना होता है। सबसे पहले अपने बॉडी को उस काबिल बनाना होता है जिस सिचुएशन में हमने अपने बॉडी को डालना होता है। तो दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। नंबर नेक्स्ट इज फॉल्टी टेक्निक्स। विदाउट नोइंग द टेक्निक वी आर ट्राइंग टू use that very technique।
that is the next point which occurs supports injuries. Faulty techniques means मैं आपको एग्जाम्पल से कोशिश करूंगा समझाने की, जैसा कि हम में स्ट्रेट ड्राइव नहीं आता है तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इस टेक्निक को ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन अपनाए। तो वजह क्या होता है, विदाउट नोइंग हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक वी आर ट्राइंग टू यूज इट ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द मेन फेज, और जहां पे चांसेस ऑफ एरर जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए वहां से इंजरी लग जाती है हमें, और दैट इज द नेक्स्ट कॉज faulty techniques. I hope you may have understand it. Improper warming up, same improper warming up, इसीलिए क्यों warming up जब हम इसकी बात करते हैं तो there are two types of warming up. As you all know, being a sports person, वार्मिंग अप के दो प्रकार है, दो अकसाम है। एक है जनरल वार्म अप जो हम सभी पार्टिसिपेंट्स को या सभी ट्रेनीज को देते हैं। तो नंबर नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वार्मिंग अप। स्पेसिफिक वार्मिंग अप मीन्स अगर एक क्रिकेटर है तो उसको क्रिकेट रिलेटेड वार्मिंग अप हम देते हैं, या कोई वॉलीबॉलर है तो उसको हम अपर लिम्ब्स की वार्मिंग अप करवाते हैं, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक है वो है वॉलीबॉल, और उसके जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसमें इन्वॉल्व होने वाले वो है लेग्स, और उसके आर्म्स, शोल्डर्स, उसके नेक मीन्स अबव द ट्रंक उसको ज्यादा बॉडी पार्ट्स की जरूरत आन पड़ेगी अपने रिलेटेड फील्ड में। तो दैट इज नोन एज स्पेसिफिक वार्मिंग अप। और जनरल वार्मिंग अप मीन्स जिसमें हम सबको क्या देते हैं, वॉक देते हैं, वॉक के बाद जॉग देते हैं, जॉग के बाद रनिंग देते हैं, रनिंग के बाद कुछ स्क्वाट्स करवाते हैं, पुशअप्स करवाते हैं, या और कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो वो जनरल वार्म अप हो गया। और स्पेसिफिक वार्म अप मीन्स गेम रिलेटेड, जिसके जो एज अ गेम में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हीं एज अ के इक्विपमेंट्स के साथ। जैसे मैंने वॉलीबॉल को कोट किया है तो एक वॉलीबॉलर स्मैशेस करता है बॉल से, उसको ड्रिबल करता है, उसको पास करता है, तो उसके रिलेटेड वही इक्विपमेंट्स के साथ, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक वार्म अप। वेल, तो नंबर नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इम्प्रॉपर फिटनेस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, environment also plays a very vital role regarding games and sports. Games and sports में environment का directly and indirectly एक अहम रोल है। तो आप कहेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कोई एक्सरसाइज हीट में करेंगे, इन द एक्सट्रीम्स ऑफ हीट, हाई टेम्परेचर में करेंगे, तो उसमें भी जो हीट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो रोनमा होते हैं, और जब वो रोनमा हो जाएंगे तो इंजरीज का आना पॉसिबल हो जाता है। कैसे? अगर हम कोई भी इवेंट आफ्टरनून में करते हैं जून जुलाई के मंथ्स में, तो टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, इसलिए वहां पे हीट रिलेटेड डिसऑर्डर जो पहला होता है वो थ्रेट होता है डिहाइड्रेशन का, लॉस ऑफ फ्लूइड्स का इन द बॉडी। बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा होती है और बॉडी का कोर टेम्परेचर भी 37 से अबव हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो जाता है, जिस कारण हमारे अंदर एक प्रॉब्लम आ खड़ी होती है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन होती है तो इंसान जो है उसकी मेंटल फिटनेस गेम में एक तवाजुन बरकरार रखने में नाकाम होती है। तो इम्बैलेंस आकर्स इन मेंटल फिटनेस विच इज व्हाई द इंजरी में आकर। तो दैट इज द पॉइंट, एनवायरमेंटल फैक्टर कैन आल्सो डैमेज, and it can also with the help of
environmental factors injuries may occur. Number next is improper fitness. अब improper fitness plays wholly and solely a very vital role regarding related to games and sports. जहां पे भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात है वहां पे फिटनेस जो है वो डायरेक्टली इसमें अहम रोल अदा करता है. कैसे? अगर हम प्रॉपरली फिट नहीं है कोई भी इवेंट के लिए, कोई भी गेम के लिए, कोई भी काम के लिए, जैसे कि एक एथलीट हो, एक रनर हो, अगर वो प्रॉपरली फिट ना हो तो उसके जो लीप्स होंगे वो कम ज्यादा होंगे और जब वो तेजी से दौड़ने की कोशिश करेगा तो उसमें इम्बैलेंस आएगी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फिटनेस और उस असना में वो फॉल कर सकता है ग्राउंड पे जिसके कारण क्या इंजरीज हो सकती है. वेल, टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज, और इसके एडिशन में ये क्या करती है? ट्रीटमेंट, इलाज देती है उन इंजरीज की, एंड रिहैबिलिटेशन फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज, और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट करने में भी सहायता देती है, हेल्प देती है. कैसे रिहैबिलिटेशन? मैंने कोशिश की आपको समझाने की. रिहैबिलिटेशन मीन्स ब्रिंगिंग बैक टू द नॉर्मल कंडीशन. जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक वॉलीबॉलर को ड्यूरिंग स्मैश या ड्यूरिंग डिग पास क्या उसके आर्म्स जो है वो हर्ट हुए है, वो इंजर्ड हुए है, उनमें फ्रैक्चर हुआ है. अब उसको वापस उसी पोजीशन में, वापस उसी, एक तो उसके स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को डायग्नोज करना, उनको इलाज देना और उसके बाद उसको रिहैबिलिटेट करना है. रिहैबिलिटेट मीन्स अब उसको उसी हाल में नहीं छोड़ना है, उसको फिर से वापस फील्ड ज्वाइन करना है तो उसको वापस ब्रिंगिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, उसी पोजीशन में वापस ले आना है जहां से वो इंजर्ड हुआ है. दैट इज नोन एज रिहैबिलिटेशन. वेल, मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज हाइड्रोथेरेपी. अब स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, आईआरएस है, आईआरएस थेरेपी है, एटसेट्रा. और इनफॉर्म्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये सारे चीजें इन चीजों से इलाज किया जाता है. और टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, और उनको रोशनास किया जाता है, उनको नॉलेज से नवाजा जाता है. किससे? कि आप कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करेंगे, किस लिए? स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए. कहा जाता है कि वायर देयर इज स्पोर्ट्स देयर इज इंजरी. वी कांट अवॉइड इंजरीज बट वी कैन मिनिमाइज देम बाय यूजिंग मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. अब अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स का, इन एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करेंगे तो हम काफी हद तक स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर है तो उसको हेलमेट का इस्तेमाल करना है. ही शुड बी वियर अ प्रॉपर स्पोर्ट्स गियर इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंजरी. तो अब हम इंजरीज को मिनिमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर को लेग गार्ड पहनना है, लेग गार्ड वियर करना है, तब जाके वो बोन फ्रैक्चर से बच सकता है, शिन बोन के फ्रैक्चर से बच सकता है. या ग्लव्स पहनने हैं तब जाके वो हैंड के इन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स के फ्रैक्चर से बच सकता है. तो these are the preventive measures. Well, next thing which we are going to discuss is scope of sports medicine. आप कहां पे इसको यूटिलाइज किया जाता है? What are the scopes of sports medicine? Human anatomy and physiology. Anatomy जैसा कि आप जानते हैं, it is the structure of human organism.
It deals with the structure of human organs. Well, and physiology deals with the functioning of organs. Well, sports and first aid, खेल कूद से और उससे रिलेटेड फर्स्ट एड से, फर्स्ट हेल्प से. वेल, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स इन स्पोर्ट्स, उनके एहतियात से, प्रिवेंशन से, कैसे हम इन एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करें, कैसे हम उनको बचाए, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया है. स्पोर्ट्स इंजरीज रिहैबिलिटेशन, कैसे स्पोर्ट्स इंजरीज को फिर से रिहैबिलिटेट किया जाए, इससे डील करती है. फीमेल एंड स्पोर्ट्स, औरत और उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से डील करती है. स्टडी ऑफ ऑप्टिमल लोड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये स्टडी करती है, रिसर्च करती है किस चीज पे, कि किस एज ग्रुप पे कितना लोड हमने देना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग. वेल, साइंटिफिक प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए थ्रू साइंटिफिक वेज, कैसे स्पोर्ट्स को एनरिच किया जाए थ्रू प्रैक्टिकलिटी, साइंटिफिक फैक्ट्स से, नॉलेज से, जिसमें क्या हो, जिसमें वैल्यू हो, जिसमें वर्थ हो, उन चीजों से कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए. वेल, कंटिन्यूअस स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन नंबर 8 इज फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स, कैसे फिटनेस को एनरिच किया जाए, एनहेंस किया जाए, क्योंकि हमने अभी बात की है फिटनेस जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में. वेल, इलनेस कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, जो इलनेसेस रोनुमा होते हैं, जो इलनेसेस बीमारियां लाहक होते हैं किससे, एनवायरमेंटल माहौल से, या फिजियोलॉजिकल हमारे इंटरनल ऑर्गन से, एंड साइकोलॉजिकल हमारे माइंड रिलेटेड कॉग्निटिव बिहेवियर से. वेरी गुड. डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, एंजाइटी. स्पेसिफिक न्यूट्रिशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, क्या स्पोर्ट्स पर्सन को, बॉक्सर को क्या डाइट खाना चाहिए, उसके न्यूट्रिशन के बारे में खास ख्याल. क्रिकेटर को क्या डाइट खाना चाहिए जो उसके स्पोर्ट्स में उसको सहायता दे. न्यू मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग द डोपिंग एज वेल एज यूज एंड अब्यूज ऑफ ड्रग्स. डोपिंग जिसमें बैन ड्रग्स जो है उनको, उनके बारे में रोशनास करवाना है स्पोर्ट्स पर्सन को. कभी कभी क्या होता है, अनअवेयर होता है अबाउट द बैन ड्रग्स एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो अनइंटेंशनली वो चीज खा लेता है एज अ मेडिसिन, लेकिन जब उसका टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव उसमें पाया जाता है, जिसके कारण उसको फिर बैन या फाइन देना पड़ता है. तो इस चीज से डील करती है. अब्यूज ऑफ ड्रग्स से मीन्स ड्रग्स के नाजायज इस्तेमाल से स्पोर्ट्स पर्सन को रोक लेती है, उनको रोशनास करवाती है कौन बैन ड्रग्स है और कौन ड्रग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्सरसाइजेस, कैसे एहतियाती एक्सरसाइज से रोशनास करवाता है, जैसे मैंने आपको बताया. कंडीशनिंग एंड वार्मिंग अप, वो भी प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस है. एंड क्यूरेटिव एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल आप किसी की एल्बो इंजरी हुई है तो उसको क्यूरेटिव एक्सरसाइजेस देने हैं ताकि उसके उस आर्म में, उसके उस एल्बो में फिर से वो जान आ जाए कि वो पूरी तरह से रिहैबिलिटेट हो. वेल, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉमोलॉजी, फिजियोथेरेपी. वेल, दीज आर द पॉइंट्स जो स्कोप है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, इन सारे फील्ड्स में इसको इस्तेमाल यूटिलाइज किया जा सकता है. वेल, next is impact of surfaces and environment on sports persons. Impact क्या पड़ता है किसका, surfaces का, और environment माहौल का क्या impact है किस पे, sports persons पे. Well, impact of surfaces, first
and foremost thing which we are going to discuss is impact of surfaces on sports persons. तो अब अगर surfaces में क्या अंतर है और उन पे क्या असर पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन पे. हार्ड सरफेस अगर हो तो वो क्या करती है, प्रोवाइड इंस्टेंट रिबाउंड which leads to better performance as compared to soft surfaces. अब अगर हमें हार्ड सरफेस नीचे हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर हार्ड सरफेस पे कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो वे जाहिर बात है न्यूटन का एक्शन एंड रिएक्शन लॉ वहां पे इंप्लीमेंट होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जितना हम यहां से दबाएंगे कोई चीज उतना ही वो बाउंस बैक करेगा. तो यही लिखा है प्रोवाइड इंस्टेंट रिबाउंड विच लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस. वो इंस्टेंट रिबाउंड मुहैया करता है जिससे क्या होता है, एक बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट सरफेसेस. अब अगर इस हार्ड सरफेस का मुकाबला तवाजुन हम किससे करेंगे, सॉफ्ट सरफेस से. चांसेस ऑफ इंजरीज आर मैक्सिमम. लेकिन यह भी साथ साथ हमने ख्याल रखना है कि जितना सरफेस जितनी वो हार्ड होगी उतने ही चांसेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज ज्यादा होते हैं. वेल, सॉफ्ट सरफेसेस, द बाउंस इज नॉट इंस्टेंट एज द कॉन्टैक्ट पीरियड इज मोर. इसमें सॉफ्ट सरफेस में क्या है, बाउंस ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि जो हमारा कांटेक्ट पीरियड होता है वो सॉफ्ट सरफेस में ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा बाउंस बैक नहीं करता है, थोड़ा उसमें चिपक जाता है हमारा हाथ पैर. वेल, द चांसेस ऑफ इंजरीज आर लेस. लेकिन हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि सॉफ्ट सरफेस में जो है इंजरीज कम रोनमा होते हैं. वेल, सुपेशियल सरफेसेस. सुपेशियल सरफेसेस इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको डिजाइन किया जाता है उस स्पोर्ट्स के मुताबिक. फॉर एग्जांपल अगर हमने क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेटिंग पिच जो उसके लिए मोस्ट फेवरेबल होगा वही स्पेशली उसके लिए बनाया जाएगा. वेल, सरफेसेस दैट आर prepared specially for certain games. Wooden surfaces is used in most of the indoor games. जैसे वो सरफेसेस जो स्पेसिफिकली उस चीज के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि फॉर सर्टन गेम्स, मोस्ट ऑफ गेम्स, जो फॉर एग्जांपल अगर हमने जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइज करनी है, जिम्नास्टिक्स सीखना है तो उसके लिए एक इंडोर जिम्नाजियम होता है जहां पर नीचे अगर हमने बार पे कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो नीचे उसके फ्लोर मैट्स लगे होते हैं. वो उसीलिए स्पेशल डिजाइन किए गए होते ताकि इंजरी से बचा जाए. या हाई जंप हम करते हैं तो उसके लिए नीचे स्प्रिंग मैट्स होते हैं जो एक एथलीट को इंजरी होने से बचा लेते हैं. वेल, इसी तरह के सरफेसेस, वुडन सरफेसेस यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इंडोर गेम्स. जैसे आप लकड़ी के सरफेसेस बनाए जाते हैं मोस्ट इंडोर गेम्स के लिए, या स्पेशल टर्फ इज यूज्ड इन हॉकी एंड सिंथेटिक ट्रैक्स फॉर एथलेटिक्स. अब सिंथेटिक ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, एथलेटिक्स में, ताकि एथलीट को ज्यादा क्या ग्रिप बने वहां पे और उसका सडन फॉल ना हो ग्राउंड में. तो वो इसीलिए ताकि वो इंजरी से बच जाए. वेल, such surfaces provide good grip and prevent injury and enhance the sports performance. ऐसे चीज क्या करते हैं, such surfaces provide good grip and prevent injury. ये एक अच्छी ग्रिप एक एथलीट को मुहैया करते हैं. ऐसे सरफेसेस में एक अच्छी ग्रिप बनती है जिससे क्या होते हैं, इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं. एंड enhance the sports performance. और इससे क्या होता है, साथ साथ में इससे जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. वेल, थैंक यू.
Thank you very much for watching this video lecture. Hope you may have understand it nicely, rather very nicely. Same thing I am going to repeat for you. अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल नोटिफिकेशंस को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।